ये आपके जनसत्ता का आज का संपादकीय पाठ है। संपादकीय पाठ ये आर्टिकल एडिटोरियल आपको प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू हर जगह मदद पहुंचाते हैं। चाहे आप लोग स्टेट पीसीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर सिविल सर्विस एग्जाम की, इन्हें जरूर पढ़ा करिएगा। कभी कभी आप दीवारें दूसरों को दूर रखने के लिए खड़ी नहीं करते, बल्कि इसलिए खड़ी करते हैं कि आप यह देखना चाहते हैं कि इन्हें कौन तोड़ने की कोशिश करता है। ये किसने कहा है? सुकरात ने कहा है। पहाड़ के लिए जोखिम बनते दावानल। ये आप देखिए, उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर के जंगलों में लगी आग पर वायुसेना ने काबू ना पाया होता तो यह बड़े संकट का सबब बन गई होती। हिमाचल के सोलन जिले के कसौली जिले में क्षेत्र में लगी आग सैन्य ठिकानों और आवासीय इलाकों तक पहुंच गई थी। वन अमला आग बुझाने का कोई सार्थक उपाय कर नहीं पाया, तब भारतीय वायुसेना को राहत अभियान में उतरना पड़ा। उत्तरकाशी में जंगल की आग गंगोत्री राजमार्ग पर पहुंच गई थी, जहां गेस्ट हाउस में ठहरे 70 यात्रियों को बड़ी मुश्किल से बचाया गया। जम्मू कश्मीर के उधमपुर और रामबन जिलों में कई दिनों तक पहाड़ धधकते रहे। आजकल आप देख रहे हैं कि आग लगने की घटनाएं हो रही है ना, तो उन्हीं की बात की जा रही है। गर्मी का मौसम शुरू होते ही पहाड़ी वनों में आग लगने की घटनाएं पितिवत सुर्खियां बनने लगती हैं, लेकिन किसी भी राज्य ने आग रोकने का स्थायी प्रबंधन करने की जरूरत आज तक नहीं समझी और इन घटनाओं से हजारों हेक्टेयर जंगल सुलगकर राख में बदल जाते हैं। हिमाचल के अकेले कसौली वन क्षेत्र में 10 हेक्टेयर जंगल राख हो गया है। उत्तराखंड के वनों में आग लगने की 388 से ज्यादा घटनाएं दर्ज होने के साथ 3 लोगों की मृत्यु हो गई है। कोई 340 हेक्टेयर वन भूमि धधकती रही। और आप देखते हैं, चमोली के आदि वद्री और कालसी में ग्रामों तक आग पहुंच गई। पौड़ी में आग लगाने के आरोप में 2 लोगों को हिरासत में लिया गया। जम्मू कश्मीर के रामबन, चंदरकोट, उधमपुर में भी कई वन क्षेत्रों के धधकने की खबरें आई हैं। इन पहाड़ी क्षेत्रों में आग पर काबू पाना इसलिए मुश्किल होता है क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों में राहत आसानी से पहुंच नहीं पाती है। यहां आग बुझाने का काम वन विभाग, स्थानीय लोगों की मदद से ही संभव हो पाता है। चीड़ के जंगल और लेंटाना की झाड़ियां इस आग को फैलाने के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार हैं। दरअसल चीड़ के पत्तों में एक विशेष किस्म का ज्वलनशील पदार्थ होता है। ये पत्तियां पतझड़ के मौसम में आग में घी का काम करती हैं। गर्मियों में पत्तियां जब सूख जाती हैं तो इनकी ज्वलनशीलता और बढ़ जाती है। इसी तरह लेंटाना जैसी विषाक्त झाड़ियां आग को भड़काने का काम करती हैं। करीब 40 लाख हेक्टेयर वन क्षेत्र में ये झाड़ियां फैली हुई हैं। इन पत्तियों में भयावह आग लग जाती है और इससे वर्षा कम होती है, तापमान बढ़ जाता है। इन वजहों से यहाँ पतझड़ की मात्रा बढ़ी है और उसी अनुपात में मिट्टी की नमी घटती चली गई। ये ऐसे प्राकृतिक संकेत थे जिन्हें वन अधिकारियों को समझने की जरूरत थी। वैसे चीड़ और लेंटाना भारतीय मूल के पेड़ नहीं है। अंग्रेजों ने जब पहाड़ों पर आशियाने बनाए तब उन्हें बर्फ से आच्छादित पहाड़ियां अच्छी नहीं लगी और वे ब्रिटेन के बर्फीले क्षेत्र में उगने वाले चीड़ की प्रजाति के पौधे को भारत ले आए और बर्फीली पहाड़ियों के बीच खाली पड़ी भूमि में रोप दिए गए। इन पेड़ों को जंगली जीव और मवेशी नहीं खाते हैं, इसलिए अनुकूल प्राकृतिक वातावरण पाकर ये तेजी से फलने फूलने लगे। और इसी तरह लेंटाना को भारत की दलदली और बंजर भूमि में पौधारोपण के लिए लाया गया था। यह बिसेला पेड़ भारत के किसी काम तो नहीं आया, लेकिन इसने लाखों हेक्टेयर भूमि में फैलकर उपजाऊ भूमि जरूर ले ली है। ये दोनों प्रजातियां ऐसी हैं जो अपनी छाया में किसी अन्य पेड़ पौधों को पनपने नहीं देती हैं। चीड़ की एक खासियत है कि जब इसमें आग लगती है तो इसकी पत्तियां ही नष्ट होती हैं। तना और डालियों को ज्यादा नुकसान नहीं होता है। पानी बरसने पर ये फिर से हरे भरे हो जाते हैं। लगभग यही स्थिति लेंटाना की भी है। और चीड़ और लेंटाना को उत्तराखंड से निर्मूल करने के लिए कई बार सामाजिक संगठन आंदोलन कर चुके, लेकिन सार्थक नतीजे नहीं निकले। अलबत्ता इनके पत्तों से लगी आग से बचने के लिए चमोली जिले के एक गांव के लोगों ने जरूर चीड़ के पेड़ की जगह हिमालयी मूल के पेड़ लगाने शुरू कर दिए हैं।
और जब ये पेड़ बड़े हो गए तो इस गांव में 20 साल से आग नहीं लगी और इसके बाद कई ग्रामवासियों ने इस देसी तरीके को अपना लिया। इन पेड़ों में पीपल, देवदार और अखरोट के वृक्ष लगाए गए हैं। यदि वन अमला ग्रामीणों के साथ मिलकर ऐसे उपाय करता जो आज उत्तराखंड के जंगलों की यह दुर्दशा नहीं होती। जंगल में आग लगने के कई कारण होते हैं। जब पहाड़ियां तपिश के चलते शुष्क हो जाती हैं और चट्टानें भी खिसकने लगती हैं तो प्रयाग घर्षण से आग लग जाती है। तेज हवाएं चलने पर जब बांस परस्पर टकराते हैं तो इससे पैदा होने वाले घर्षण से भी आग लग जाती है। बिजली गिरना भी आग लगने के कारणों में शामिल है और ये कारण प्राकृतिक हैं और इन पर विराम लगाना असंभव है। मगर मानव जनित जिन कारणों से आग भी खतरनाक हैं, इसमें वन संपदा के दोहन से अकूत मुनाफा कमाने की होड़ भी शामिल है। भूमाफिया, लकड़ी माफिया और भ्रष्ट अधिकारियों का गठजोड़ कारोबार को फलने फूलने में सहायक बना हुआ है। राज्य सरकार ने विकास का पैमाना भी आर्थिक उपलब्धि को माना है, इसलिए सरकारें पर्यावरणीय क्षति को नजरअंदाज करती हैं। आग लगने की अन्य वजहों में बीड़ी सिगरेट भी है, जो कभी शरारती तत्व भी आग लगा देते हैं। कभी ग्रामीण अपने पशुओं के चारे के लिए सूखी और कड़ी पड़ चुकी घास में आग लगाते हैं। ऐसा करने से धरती में जहां जहां नमी होती है वहां वहां घास की नई कौपलें फूटने लगती हैं, जो मवेशियों के लिए पौष्टिक आहार का काम करती हैं। पर्यटन वाहनों के साइलेंसर से निकली चिंगारी भी आग की वजह बनती है। आग से बचने के कारगर उपायों में पतझड़ के दिनों में टूटकर गिर जाने वाले पत्ते आग लगने की वजह बनते। केंद्रीय हिमालय में 2.1 से 2 लेकर 3.8 टन प्रति हेक्टेयर पतझड़ होता है। इसमें 82% सूखी पत्तियां और बाकी टहनियां होती हैं। जंगलों पर वन विभाग का अधिकार होने से पहले अपने अनुभव से ग्रामीण इस पतझड़ से जैविक खाद बना लिया करते थे। इन पत्तों को मवेशियों के बिछौने के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता था, किंतु वन कानूनों के वजूद में आने से वनोपज पर स्थानीय लोगों का अधिकार खत्म हो गया है। इस सब के बावजूद जंगल में लगी आग को बुझाने के तरीके परंपरागत और वन अमला हरी टहनियों की झाड़ू बनाता है और उसकी फटकार से आग बुझाने का काम करता है। इस तरीके से दावानल को नहीं बुझाया जा सकता है। वनों में आग लगने का एक बड़ा कारण आरक्षित वनों, अभ्यारण्यों, उद्यानों से ग्रामवासियों का विस्थापन किया जाना भी है। ये जब तक जंगल के वासी रहे तब तक आग बहुत कम लगती थी, क्योंकि ये लोग आग लगते ही उसे बुझा दिया करते थे। और आप देखते हैं कि इस तरह की आग लगती है ना, तो इंसानों को तो नुकसान होता है ही, पशु पक्षी जीव जंतु हैं उन्हें भी नुकसान होता है इससे। ये आप देखेंगे कि हमारा प्यारा भारत है, इसमें आप देखिए उत्तराखंड, देहरादून इसकी राजधानी है, इसकी सीमा चाइना नेपाल से लगती है। राज्यों में उत्तराखंड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश से लगती है। किससे? माफ करिए, ये आप देखते हैं कि उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश से लगती है, हरियाणा से नहीं लगती है। इसकी सीमा 2 राज्यों से लगती है। उत्तर प्रदेश से अलग करके सन 2000 में से राज्य बनाया गया था। विधानसभा में 70 सीटें, राज्यसभा में 3 सीटें, लोकसभा में 5 सीटें हैं। पुष्कर सिंह धामी यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। ये हिमाचल प्रदेश है, शिमला इसकी राजधानी है। इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा चाइना से लगती है। राज्यों में लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड से लगती है। विधानसभा में 68 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 4 सीटें हैं। सुखविंदर सिंह सुक्खू यहाँ के मुख्यमंत्री आपको देखने को मिल जाएंगे। भय के आयाम। हमारे चतुर्दिक भय का एक घना आवरण निर्मित है, ऐसा आवरण जो हमारे जीवन की अनिवार्यता बन चुकी है। हम होमोसेपियंस यानी मानव प्रजाति के प्राणधारी एक भ्रूण के रूप में अपनी मां के गर्भ में आने से लेकर इस दुनिया को अलविदा कहने तक की यात्रा में हर क्षण भय के साये में हर ही जीते हैं। जन्म के बाद मनुष्य आजीवन भय में ही जीता है। बचपन में माता पिता बच्चे पर निरंतर यह करो वह करो, यह मत करो वह मत करो कि चाबुक चलाते रहते हैं। निर्देशों की रंच मात्र भी अवहेलना करने पर वे बच्चे को डांट, फटकार, तिरस्कार और पिटाई तक की सजा दिया करते हैं। परिणाम स्वरूप बच्चा अपने बचपन को स्वच्छंद होकर नहीं जी पाता है। बहुत सारे काम वह अपनी अनिच्छा के बावजूद सिर्फ माता पिता की नाराजगी और सजा के भय के कारण करता है, और यहाँ तक कि बहुत सारे कार्य जो उसे स्वभावता करना चाहिए उन्हें भी वह भयवश करने का आदी हो जाता है। और भय में जीने की बचपन में पनपी यह प्रवृत्ति आदमी को जीवन पर्यंत अपने पास में ग्रसित किए रहती है। बच्चा विद्यालय जाता है तो पढ़ाई वह आमतौर पर शिक्षक के भय के कारण कर रहा है। उसके भविष्य की दिशा माता पिता निर्धारित करते हैं, बच्चा उसे स्वीकार कर लेता है। हो सकता है कि बच्चा चित्रकार बनना चाहता हो
और माता पिता उसे डॉक्टर बनाने पर तुले हों। हो सकता है कि बच्चे की रुचि संगीत में हो, लेकिन उसके माता पिता उसे प्रशासनिक अधिकारी बनाने की महत्वाकांक्षा पाले बैठे हों। चूंकि बच्चा अपनी आवश्यकताओं के लिए पूरी तरह से अपने माता पिता पर निर्भर होता है, इसलिए उस निर्भरता के भय के कारण वह माता पिता द्वारा निर्धारित दिशा में चल पड़ता है। एक और बात है, आजकल आप देखते हैं बच्चे तय नहीं कर रहे हैं कि वो क्या बनेंगे। आजकल माँ बाप, परिवार, ये आप देखते हैं रिश्तेदार, ये तय कर रहे हैं कि बच्चा क्या करेगा। मैंने कहा ना कि बच्चे की दिलचस्पी जिस काम में है, अगर वो करता है ना, तो उसके सफल होने के चांस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। आप जबरदस्ती थोप दें कि नहीं नहीं आप ये काम करिए, उसमें उसकी दिलचस्पी ही नहीं है। बाद में आप देखते हैं कि वो एंजाइटी, अवसाद, डिप्रेशन में चला जाता है। कई बच्चे तो आप देखते हैं आत्महत्या तक कर लेते हैं। तो बच्चों की भी रुचि जिसमें है उसमें ध्यान देना चाहिए। आज तो मैं कहता हूं कि अगर खेल में भी जाना चाह रहे बच्चे तो भेजिए ना। आज तो आप देख के पहले कहते थे ना, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब। अब तो आप देखते हैं खेल में भी अच्छा कैरियर बनाया जा सकता है, ये साबित भी हो रहा है। आदमी को दया, करुणा, ममता और सहिष्णुता आदि मानवीय गुणों से संप्रक्त करने में भी भय की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बच्चा यदि खेल खेल में या फिर गलती से भी एक चींटी या किसी कीड़ा को मार दे, तो अभिभावक उसे तुरंत पाप लगने का भय दिखाते हैं। झूठ बोलेंगे तो पाप लग जाएगा, चोरी करोगे तो पाप लग जाएगा, बड़ों की बात नहीं मानोगे तो पाप लग जाएगा। यह पाप लगने का भय आदमी के बाल्यावस्था में इतना घनीभूत रहता है कि उसके अचेतन में सदा सर्वदा के लिए अंकित हो जाता है। फिर आदमी आजीवन पाप के भय से संचालित होता रहता है। दुनिया का चाहे कोई भी धर्म हो, सभी का अस्तित्व भय के आधार पर ही टिका है। हर धर्म के फैलाव का कारक उससे ना मानने से होने वाली हानि या सजा का भय ही है। स्वर्ग, नरक, मोक्ष, मुक्ति आदि की धारणाएं भय के ही औजार हैं। आदमी अगर किसी विषम स्थिति में फंस जाता है या फिर उसे किसी अनिष्टि की आशंका होती है, तो वह तत्काल अपने अपने आराध्य की चरण में भागता है। आराध्य के पास उसके जाने का कारण आराध्य के प्रति भक्ति या प्रेम कितना होता है पता नहीं, लेकिन उस अनिष्टि की आशंका जरूर होती है जिससे वह बचना चाहता है। अनिष्ट या फिर मरणोपरांत नरक का भय ना हो तो उपासना घरों में ताले पड़ जाते हैं। ऐसे भी लोग होते हैं जो आदमी के अचेतन में बैठे भय को उद्दीलित करके अपना उल्लू सीधा करते हैं। भय का एक सार्थक पक्ष यह है कि अगर भय ना रहे तो आदमी निष्क्रिय हो जाए, यहाँ तक कि जो कार्य उससे स्वाभाविक प्रक्रिया में अपेक्षित है उसके लिए भी वह भय का कारक ढूंढने लगता है। अधिकतर कर्मचारी नौकरी में अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर अपना कर्तव्य मानकर नहीं, बल्कि अपने उच्चाधिकारियों के भय या फिर नौकरी पर आंच आने के भय के कारण करते हैं। इसी प्रकार आदमी तमाम सामाजिक रिवाजों तथा मान्यताओं को ना चाहते हुए भी सिर्फ लोक लाज और अपयश के भय के कारण ढोता है। यहाँ तक कि आदमी अपने पारिवारिक जीवन में भी बहुत सारे कार्य और समझौते भयवश यानी गृह कलह को बचाने के लिए करता है। कमजोर लोग बाहुबलियों से मिले अपमान और ज्यादती को उनकी ताकत के भय के कारण चुपचाप सहन कर लेते हैं। पुलिस विभाग का तो सारा दरोमदार ही उनके डंडे के भय की बदौलत है। आदमी की आपराधिक प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने में भय की बहुत बड़ी भूमिका है। देखने में आता है कि सामान्य नियमों का पालन भी आदमी एक जागरूक नागरिक के तौर पर कम, बल्कि कानून के डर के कारण ज्यादा करता है। उदाहरण के लिए मोटरसाइकिल चलाते समय हेलमेट पहनने, कार में सीट बेल्ट बांधने और वाहन को निर्धारित गति से चलाने के नियम आदमी के फायदे के लिए उसकी सुरक्षा को दृष्टिगत रखकर बनाए गए हैं। लेकिन अगर ज्यादातर लोग इन नियमों का पालन अपनी सुरक्षा की सोच के कारण नहीं, बल्कि यातायात पुलिस द्वारा पकड़े जाने, चालान के भय के कारण किया करते हैं। अगर टीटी द्वारा पकड़े जाने का भय ना हो तो बहुत सारे लोग ट्रेन में बगैर टिकट यात्रा करने लगें। अगर न्यायालय और जेल का भय ना हो तो समाज में अराजकता फैल जाए। सच यह है कि भय ही वह हथियार है जिसकी बदौलत शासक वर्ग शासन करता है। भय की स्थापना के लिए शासक वर्ग विविध प्रकार के कानून बनाता है और उन कानूनों के उल्लंघन के लिए सजाएं निर्धारित करता है। अपने बनाए कानूनों के पालन के लिए वह नई नई व्यवस्था और नए नए उपकरण निर्मित करता है। सीसीटीवी कैमरे, मोबाइल निगरानी और नार्को टेस्ट आदि भय के नवीनतम उपादान है। तात्पर्य है कि समाज को सजाने संभालने, सुरक्षित बनाए रखने के लिए भय को अनिवार्य मान लिया गया है। अगर भय ना हो तो समाज में अनैतिक और आपराधिक मानसिकता वाले लोगों पर कोई अंकुश ही नहीं होगा। क्या अंकुश ही नहीं होगा। ये आप देखिए टिप्पणियां हैं, इन्हें देखना हुआ कर तो देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इसकी पीडीएफ आपको एजुकेशन सर्कल प्लेटफॉर्म है ना टेलीग्राम पर, वहां डाल दी जाती है, तो वहां से जाकर डाउनलोड कर लिया करिएगा।
कटघरे में साख। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आए दिन कोई ना कोई बयान देते हैं और जिसके बाद कई स्तर पर उथल पुथल हो जाती है। हालांकि आमतौर पर कुछ ही समय के बाद वे या तो अपनी बात से उलट कुछ नया कह देते हैं या फिर उसे वापस ले लेते हैं। और विडंबना यह है कि वैश्विक कद के मद्देनजर ट्रंप के बयानों को बिल्कुल बेमानी मान लेना भी संभव नहीं होता है और उनके विचारों को स्थिर मानना भी मुश्किल होता है। दरअसल कई बार बेहद हड़बड़ी में की गई उनकी टिप्पणियों की वजह से ऐसी स्थितियां पैदा हुई जिनका वैश्विक स्तर पर व्यापक असर हुआ, लेकिन वे खुद अपनी बातों को लेकर गंभीर नहीं दिखे। वो एक तरह से मजाक करते हैं, फिर अपनी बातों से पीछे हट जाते हैं, फिर कह देते हैं। आप सोचिए कि जब से युद्ध चल रहा है ईरान अमेरिका के बीच, कम से कम 5-7 बार तो भी ईरान को खत्म कर चुके, बातों ही बातों में। फिर कहते हैं कि पीछे हट जाते हैं, नहीं नहीं वो अभी हमला नहीं करेंगे। फिर कहते हैं आज रात में ईरान को खत्म कर देंगे। शाम के जैसे ही टाइम आता है वो कहते हैं अरे ठीक है अब अगली बार हम देखेंगे, अभी वो कोशिश बातचीत हो रही है हमारी। इस तरह का हाल है। मसलन करीब 2 महीने पहले जब पाकिस्तान के इस्लामाबाद में ईरान अमेरिका के बीच बातचीत नाकाम हुई तो तब ट्रंप ने युद्ध की आग ज्यादा भड़कने को लेकर लगातार कई धमकियां दी। इसके बाद शेयर बाजार में 4500 से ज्यादा अंकों की तेज गिरावट दर्ज की गई है। मगर जब भी वे हमलों की धीमा पड़ने या बातचीत को लेकर सकारात्मक बयान देते हैं तो उनके बाद शेयर बाजार में भारी उछाल देखा जाता है। इसके अलावा पश्चिम एशिया में जारी युद्ध की वजह से दुनिया के ज्यादातर देशों की आपूर्ति श्रृंखला बाधित है। वे भी ट्रंप के रुख को लेकर फिक्रमंद रहते हैं। ट्रंप जब कहते हैं कि युद्ध खत्म करने या फिर विराम को लेकर सहमति बन सकती है तो उससे शेयर बाजार में राहत के साथ साथ प्रभावित देशों के भीतर शांति और स्थिरता की उम्मीद पैदा हो जाती है। मगर इससे बेखबर ट्रंप अगले ही दिन इसके उलट या भ्रम पैदा करने वाला कोई और बयान दे देते हैं। गौरतलब है कि गुरुवार को ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक टिप्पणी की, बहुत जल्द ईरान के तेल गैस उद्योगों और खार्क द्वीप पर कब्जा कर लिया जाएगा। इसके लिए अमेरिका हर रात ईरान पर व्यापक पैमाने पर हमला करेगा। जाहिर है कि इसके बाद युद्ध के और जटिल शक्ल अख्तियार करने को लेकर व्यापक आशंका पैदा हुई। मगर इसके कुछ ही घंटों बाद उन्होंने कहा कि ईरान के साथ बातचीत आगे बढ़ रही है और इस वजह से उस पर बमबारी रद्द कर दी गई है। यह कोई अकेला उदाहरण नहीं है, बल्कि जब से ईरान के खिलाफ अमेरिका इजराइल ने साझा हमला किया तब से वे कई बार इसी तरह के बयान दे चुके हैं, उससे पलट चुके हैं। यह समझना मुश्किल है कि अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच जारी जिस युद्ध की वजह से न केवल इन देशों के नागरिक बल्कि कई देश बुरी तरह प्रभावित हैं, व्यापक ऊर्जा संकट का सामना कर रहे हैं, उसके बारे में ट्रंप इतने हल्के अंदाज में कैसे कोई भी बयान देते हैं। उनके आगंभीर रवैये की वजह से कई बार ऐसे हालात बन जाते हैं जिनका कुछ देशों की आर्थिक स्थिति पर बेहद नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अफसोस की बात है कि जल्दीबाजी भरे बयानों और उसमें स्थिरता न रहने के कारण उनकी विश्वसनीयता में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। वे व्यापार से लेकर कूटनीति तक के मामलों में भारत को अपना सहयोगी बताने में पीछे नहीं रहते हैं, लेकिन भारतीय नाविक पहले जहाजों को निशाना बनाने में अमेरिका को कोई हिचक नहीं हुई है। हालांकि भारत की तीखी आपत्ति के बाद ट्रंप ने आरोप का रुख ईरान की ओर मोड़ने की कोशिश की। सवाल है कि क्या युद्ध खत्म करने और वैश्विक शांति के लिए ट्रंप किसी स्पष्ट तथा स्थिर नीति के तहत अपने कदम आगे नहीं बढ़ा सकते हैं जिससे उनकी विश्वसनीयता भी मजबूत हो। ये आप देखिए हमारी प्यारी पृथ्वी है, इसमें आप देखेंगे ये हमारा प्यारा भारत है, ये चाइना है, ये जापान, दक्षिण कोरिया, ये रूस है, यूक्रेन है। यहाँ आप लोगों को ईरान देखने को मिल जाएगा, तेहरान इसकी राजधानी है, ये फारस की खाड़ी है, ओमान की खाड़ी है। यहाँ आप लोगों को हॉर्मुज जल डमरू देखने को मिल जाएगी। ये आप देखिए लेबनान है, ये इजराइल है, ये भूमध्य सागर, ये लाल सागर है। यहाँ आप लोगों को संयुक्त राज्य अमेरिका देखने को मिल जाएगा, वॉशिंगटन डीसी इसकी राजधानी है। और कई लोग तो कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप व्यापारी हैं, इस तरह के बयान वो जानबूझ कर देते हैं और उन्हें इससे फायदा भी होता है। बेखौफ अपराधी। हरियाणा के हांसी में एक जिम संचालक की सरेआम गोली मारकर हत्या कर देने की घटना ने एक बार फिर इस बात को उजागर किया कि अपराधियों को कानून का कोई खौफ नहीं है। जब अपराधी खुलेआम हथियार लेकर घूमते हों और मौका पाकर इस तरह की वारदात को अंजाम देकर फरार हो जाए तो कानून व्यवस्था पर सवाल उठना स्वाभाविक है और इससे न केवल आमजन में असुरक्षा की भावना बढ़ती है बल्कि सरकार के सुरक्षा एवं जांच तंत्र पर उनका भरोसा भी डगमगाने लगता है। सवाल है कि आखिर अपराधियों के भीतर कानून का भय क्यों खत्म हो गया है? इससे सुरक्षा एजेंसियों की लापरवाही और नाकामी नहीं तो और क्या कहा जाएगा? हत्या जैसी संगीन वारदात को अंजाम देने के बाद अपराधी आसानी से फरार हो जाते हैं और सरकार की ओर से अक्सर यह दावा किया जाता है कि सार्वजनिक सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने, अपराधियों पर शिकंजा कसने के लिए समुची प्रणाली को आधुनिक तकनीक से लैस किया जा रहा है। इसके बावजूद अगर अपराध कम नहीं हो रहा है तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है?
गौरतलब है कि झांसी में जिम संचालक की गुरुवार सुबह उस वक्त गोली मारकर हत्या कर दी गई जब वह लोगों के एक समूह को खुले में व्यायाम करा रहे थे। रहे थे। मोटरसाइकिल पर आए हमलावरों ने 10 गोलियां चलाईं और आप देखते हैं यानी हमलावर यह सुनिश्चित करना चाहते थे कि जिम संचालक किसी भी हाल में जिंदा न बचे। इस वारदात की सूचना स्थानीय पुलिस को दी गई, लेकिन हमलावर फरार होने में कामयाब रहे। इस घटना के कुछ घंटों बाद दिल्ली के पश्चिम बिहार इलाके में मोटरसाइकिल सवार 2 लोगों ने एक जिम पर गोलीबारी की और जिसकी जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गिरोह से जुड़े एक समूह ने ली। और इसी ऐसे में यह सवाल भी उठ रहा है कि क्या इन दोनों घटनाओं का आपस में कोई संबंध है। फिलहाल पुलिस इस बारे में जांच कर रही है, मगर शासन प्रशासन को इस पर गंभीरता से विचार करना होगा कि सिर्फ कानून बना देने से सुरक्षा व्यवस्था चुस्त दुरुस्त नहीं हो जाती। जब तक सुरक्षा एवं जांच तंत्र में हर स्तर पर सतर्कता, संवेदनशीलता, जवाबदेही तय नहीं जाएगी तब तक कानून व्यवस्था में सुधार की उम्मीद नहीं की जा सकती है। और ये आप देखेंगे, ये आप लोगों को हरियाणा देखने को मिल जाएगा। चंडीगढ़ इसकी राजधानी है। 1 नवंबर 1966 में से राज्य बनाया गया था। नायाब सिंह सैनी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। आसिम कुमार घोष यहाँ के राज्यपाल हैं। विधानसभा में 90 सीटें हैं, राज्यसभा में 5 सीटें हैं, लोकसभा में 10 सीटें हैं। 44,212 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और ये आप देखिए दिल्ली है, केंद्र शासित प्रदेश है ना। विधानसभा में 70 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 7 सीटें हैं। रेखा गुप्ता यहाँ की मुख्यमंत्री आपको देखने को मिल जाएंगी। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के संपादकीय पाठ की कहानी कवर होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो, सुझाव हो तो जरूर बता सकते हैं। धन्यवाद।